नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत में महेश वर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद में उपजे जन आक्रोश के बारे में। उनके अंतिम वाक्य थे, आई कांट ब्रीथ, मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले सकता। जी हाँ, ये जो वाक्य है अब लोगों की तख्तियों पर विराजमान है और तख्तियों को लेकर पूरी दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि अमेरिका में जो नस्ल भेद का इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ उसको मिटा देना चाहते हैं। अमेरिका जहां एक तरफ मानवाधिकारों का पुरोधा बनता है, लोकतंत्र का इतना बड़ा स्तंभ बनता है, दुनिया को बताता है कि मैं लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जन सरोकार की हमारे यहाँ पर भावनाएं हैं, लेकिन डेरेक ने जो इतनी बड़ी घटना करी, एक अश्वेत नागरिक को अपने घुटनों तले दबाकर मार दिया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। उसके भारत के संदर्भ में क्या हम नजर रखते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर मेरे सामने आज विराजमान हैं प्रोफेसर रमेश बैरवा जी, जो राजकीय कला महाविद्यालय शोभाराम अलवर के पॉलिटिकल साइंस के विभाग अध्यक्ष हैं, जो कि जेएनयू के एल्यूमिनी राजस्थान एसोसिएशन से वो संबंधित रखते हैं और साथ में जन विचार मंच के संयुक्त सचिव हैं और साथ ही दलित शोषण मुक्ति मंच के भी वो संयुक्त सचिव है और साथ ही तमाम जो घटना होती हैं पूरे देश में उन मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर उतरते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, वो अपने फेसबुक के वॉल से या अपने लेखनी से या तमाम मुद्दों पर वो दुनिया को जगा देना चाहते हैं और समानता की बात डॉक्टर रमेश बैरवा जी करते हैं। हम उनसे पहले भी तमाम मुद्दों पर बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः हम उनसे बात करने आए हैं जॉर्ज फ्लॉयड की जो निर्मम हत्या की गई है उसके बारे में। जी डॉक्टर साहब, आपका डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत है। क्या लगता है कि अमेरिका जो इतना बड़ा अपने आप को मानवाधिकारों का पुरोधा बन रहा है, लोकतंत्र का इतना बड़ा स्तंभ है, वहां पर इस तरह की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। क्या ये घटनाएं अमेरिका में सिलसिलेवार लगातार घट रही है? कब तक ये घटनाएं होती रहेंगी और कब इसमें अमेरिका निजात पालेगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं डेमोक्रेटिक भारत और उसके संपादक साथी महेश वर्मा का अपनी तरफ से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि ये अवसर आपने मेरे को दिया है अपनी बात पहुंचाने के लिए और उस मुद्दे पर जिस मुद्दे ने इस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को हिला करके रख दिया। वो देश जो ये दावा करता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र कहीं है तो वो अमेरिका में। जी, हमारे देश का बौद्धिक अभिजन भी कुछ ऐसा ही मानता है। वो देश जो ये मानता है कि यदि मानव अधिकारों की कहीं सबसे ज्यादा वकालत होती है तो वो देश है अमेरिका। ऐसे देश को 25 मई को एक ऐसी घटना जिसने अमेरिका के लोकतांत्रिक होने को, अमेरिका के मानव अधिकार के पुरोधा अगुवा होने को लेकर के उस देश को एक किस्म से नंगा कर दिया। जी, और उन हालातों में जब अमेरिका खुद पहले तो आर्थिक मंदी से बुरी तरह से त्रस्त था, उसके बाद कोविड-19 की जो महामारी है उसने भी अमेरिका की व्यवस्था की पूरी पोल खोल करके रख दी। तो ऐसे दौर में जहां इंसानियत की सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए, जब मुश्किल में हो तो आप इंसानियत, भाईचारे, सद्भाव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे दौर में 25 मई को वो घटना अमेरिकी अश्वेत, एक बेहतरीन खिलाड़ी, बॉक्सर और एक अच्छे इंसान जी, जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम तरीके से हत्या कर देना एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर और उनके साथियों के द्वारा, ये वाकई में न केवल अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया में वो लोग जो लोग वाकई में हकीकत में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लोकतंत्र के हिमायती है, मानव अधिकारों के समर्थक है और जो इंसानियत को जिंदा देखना चाहते हैं, उन सबको हिला देने की ये घटना थी। जी,
दोस्तों, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। 25 मई को अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनीपोलिस नाम के जो शहर है, उसमें एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि एक स्टोर में किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दी थी कि कुछ इस किस्म के हुलिया वाला एक कोई ब्लैक है जिसने यहाँ पे $20 के जाली नोट का इस्तेमाल कर लिया है। वो उन्होंने कोई जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में नहीं बताया, कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ खाली उसका एक हुलिया, उसके एक छोटी मोटी पहचान की तरफ उन्होंने इशारा किया और जॉर्ज फ्लॉयड को उस डाउट पर गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ बदसलूकी की, गाड़ी के करीब नीचे पटक करके 4 पुलिस कर्मियों ने, जिनमें डेरेक शोबिन नाम का पुलिस अधिकारी है, व्हाइट पुलिसमैन है, वो पुलिसमैन जिसके खिलाफ पहले ही करीब 18 विभागीय जांच लंबित है, चल रही है। 3 ऐसे प्रकरण जिसमें उसको सरेआम ब्लैक्स को मारने की घटनाओं में वो शामिल है। ऐसे बेरहमी, मैं तो कहूंगा कि हत्यारे, किलर, उस पुलिसकर्मी ने जॉर्ज फ्लॉयड को गिरा करके उसकी गर्दन पर 8 मिनट और 46 सेकंड तक घुटने से उसको दबाए रखा, बीचे रखा। और इस 8 मिनट 46 सेकंड जब उसको दबोचे रखा गया तो करीब 6 मिनट में ही मौत हो गई, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई। इसी दरमियान जब जॉर्ज फ्लॉयड बार बार कह रहे थे, जैसा साथी महेश खुद बता रहे हैं, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा, डोंट किल मी, मुझे मत मारिए, लीव मी, मुझे छोड़ दीजिए। इस किस्म से जब वो अपने जिंदगी की भीख मांग रहा था, उन बेरहमी पुलिस अधिकारियों को कतई भी तनिक भी दया, तनिक भी रहम नहीं आया, जिनके पास मूल जो जिम्मा है अपने पेशे, अपनी नौकरी के बतौर कि वो जनता की रक्षा करे और उनकी सेवा करे। ये वाकई में नहीं केवल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया में पुलिस को कलंकित करने वाली एक सबसे बड़ी जघन्य हृदय विदारक घटना है। इसकी निंदा की गई है न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में। और इस हत्या के बाद में न केवल जॉर्ज फ्लॉयड के परिवारजन बल्कि उनके जो दोस्त है और पूरी दुनिया में जो लोकतंत्र को मानने वाले राजनेता है, उन सब ने इस घटना की निंदा की है। लेकिन मुझे अभी तक तो जानकारी में नहीं आया कि जो देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र मानता है अपने आप, वहां से कोई आवाज, यहाँ से कोई जो देश के रहनुमा है उनकी तरफ से कोई ऐसी आवाज, ऐसा कोई समर्थन, ऐसी कोई संवेदना है जॉर्ज फ्लॉयड और उन जैसे जो रेशियल ऑपरेशन के शिकार लोग हैं उनकी हमदर्दी में नहीं देखी गई है। ये वाकई में एक चिंताजनक स्थिति है साथियों। जी रमेश जी, ये पूरा घटनाक्रम आपने बताया। जॉर्ज फ्लॉयड के साथ में जो पुलिसकर्मी है, श्वेत पुलिसकर्मी, उसने निर्मम हत्या कर दी। अगर हम अमेरिका में अगर बात करें ब्लैक्स की स्थिति के बारे में, वो उनका क्या इतिहास है, उनकी क्या उनका इस समय के वर्तमान में उनके हालात कैसे हैं, किस तरह का उनका डिस्क्रिमिनेशन है, उनके उन तमाम पहलुओं के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। देखिए, मैं ब्लैक्स की हालात कैसी है जी, यदि हम उसको एक कहें कि रियलिटी चेक करते हैं जी जी जी, जी। ब्लैक्स के सामाजिक, आर्थिक और वहाँ के जो व्यवस्था की जो नजरिया है ब्लैक्स के प्रति, उसके बारे में मैं आऊं उससे पहले ये बात हमें जहाँ एक तरफ चिंता में लाती है कि एक ब्लैक्स की सरेआम खुलेआम दिन दहाड़े
पुलिसकर्मी हत्या कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि अमेरिका में करीब 400 शहरों में वहां दंगे फसाद हो रहे हैं, लगातार चल रहा है प्रोटेस्ट अभी हो भी। रहे हैं। हाँ, ब्लैक ही नहीं बल्कि वाइट, जिनको हम व्हाइट बोलते वो हैं, समर्थन में है। वो तमाम तबकों से आने वाले जो लोग हैं, इंडियन लोग भी उसमें शामिल हैं, बिल्कुल है। वो सब इस हत्या की और इस किस्म की जो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन की घटना है उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जी। हमारे देश में भी जो नागरिक संगठन है, दलित संगठन, सामाजिक जो संगठन, समानता वो भी की बात अपनी है। हमदर्दी सॉलिडारिटी व्यक्त कर रहे हैं। जी। लेकिन मैं एक स्टेटमेंट आपके साथ में जिक्र करना चाहूंगा। जी। जो आप देखिए, जहां बच्चे बिलखते हैं अपने माँ बाप के गुजरने के इनके बाद में, निश्चित तौर पर जॉर्ज फ्लॉयड की जो 2 बेटियां हैं, उसके परिवार में भी गहरा शोक है। लेकिन उसकी एक बेटी बोलती है, जियाना उसकी बेटी है जी। वो बोलती है कि मेरे पापा ने, और कुछ भी हो या नहीं हो, मेरे पापा ने दुनिया बदल दी है। माई फादर हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो एक आप चेतना आई देखिए, है, जो चेतना आई है उसके एक बाद। नन्ही सी बच्ची जो ये पापा वाक्य की मौत पर जब बिलखना चाहिए, हाँ। बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन वो भी कितने कॉन्फिडेंस से है, कितने उम्मीद के साथ में वो बोली है, माई फादर हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। ये सीखने लायक है हम लोग। जो लोग सामाजिक बदलाव के लिए काम करते हैं, बुनियादी बदलाव के लिए काम करते हैं, न केवल अमेरिका में बल्कि इंडिया में भी सैकड़ों हजारों लोग हैं, इंडिया में भी जो तकलीफें पाते हैं सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, एक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची का जो स्टेटमेंट है वो वाकई हमारे लिए प्रेरणास्पद है। माई फादर हैव चेंज्ड द वर्ल्ड। लेकिन जो सवाल है, एक बड़ा सवाल आ रहा है, जो वहां का स्लोगन बन चुका है, ब्लैक लाइव्स मैटर। कभी कभी कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि इससे तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लाइव्स मैटर नहीं, इसका जो भाव है असल में वो है, इसका भाव कतई भी नहीं है ये बोलना कि ब्लैक लाइव्स मैटर। इसका मूल जो भाव छिपा हुआ है, ब्लैक लाइव्स ऑल्सो मैटर। सिर्फ नॉन ब्लैक की जिंदगी नहीं है, उनकी ही गरिमा नहीं है, बल्कि ब्लैक्स जो लोग हैं उनकी भी इज्जत वाली जिंदगी उनको भी मुहैया होनी चाहिए। सरकार का, समाज की जिम्मेदारी है। जहां तक मैं कुछ आंकड़े फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा इस मौके पर जी। कि ब्लैक्स की स्थिति क्या है। जी। मोटे तौर पर 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में करीब 15% वहां ब्लैक्स है, जिनको हम अफ्रीकन अमेरिकन रेस के लोग मानते हैं। ये ब्लैक्स का जहां वहां के स्पोर्ट्स, वहां की कल्चर, आर्ट, इवन एजुकेशन, इकोनॉमी में, उन सब में भरपूर योगदान है। वहीं हम जब उनके विकास के आंकड़े देखते हैं तो ब्लैक और नॉन ब्लैक उसके बीच में बड़ा फासला है। कुछ आंकड़े मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जी प्लीज। चाहे वो एजुकेशन के हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के सवाल हो, और सबसे बड़ा जो बात मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा वो ये है कि चूंकि एक पुलिसकर्मी ने जॉर्ज फ्लॉयड की खुलेआम निर्मम हत्या की है, तो पुलिस का क्या रवैया है ब्लैक्स के इनके प्रति? क्योंकि पुलिस पहली इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल है, पहला जो है किसी भी सरकार की पहचान के बारे में बताता है, बताता है कि सरकार का रवैया कैसा है, सरकार का स्वभाव कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जन पक्ष का है, नहीं। वो पुलिस से लोग अक्सर उसका आकलन करते हैं। तो अमेरिकन पुलिस का ब्लैक्स के प्रति क्या रवैया है, वो चीज भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले एक जो बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा ऐतिहासिक तौर पर, ये ब्लैक्स है कौन? अमेरिका की 33 करोड़ आबादी में करीब 15% ब्लैक, जिनको अफ्रीकन अमेरिकन रेस के हम बोलते हैं, ये वो ब्लैक्स है जो 15वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी के शुरुआत तक, 1820 तक हम देखते हैं, ये करीब 1.25 करोड़ की आबादी में अफ्रीका से लाए गए थे। अफ्रीका से जब समुद्री जहाजों के जरिए इनको लाया गया था,
तो एक आंकड़े बताते हैं कि करीब 1.25 लाख लोग तो रास्ते में ही अपनी जिंदगी खत्म कर चुके थे। जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका को एक किस्म से बसाया था, श्रम। लेकिन उनको गुलाम बनाए रखा, स्लेव्स बनाए रखा। और ये जो स्लेवरी के खिलाफ एक बड़ा जो स्टेप है दास्ता का अंत करने की दिशा में, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। वो 1865 का एक खास क्रांति वो वर्ष है, ईयर माना जाता है। जी, जी, जी। जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे तो उन्होंने दास्ता का अंत किया था, जब वहां गृह युद्ध की स्थिति हो गई। उन दासों का जो जरूरी हो गए थे नॉर्थ अमेरिका के लिए सस्ते लेबर के तौर पर काम करने, इसलिए जो साउथ अमेरिका में जो दास बने हुए थे ये लोग अफ्रीकन अमेरिकन, इनकी मुक्ति के लिए एक अनुकूल आर्थिक हालात बन गए थे, जिसकी बदौलत हम देखते हैं कि गृह युद्ध हुआ। और गृह युद्ध में ये जो स्लोगन है एबोलिश स्लेवरी, दास्ता को खत्म किया जाए, इसको जमीनी स्तर पर एक किस्म से कानूनन इसको जामा पहनाया गया जी। 1865 हम देखते हैं उसके करीब 100 साल बाद में अमेरिका में फिर मार्टिन लूथर जूनियर किंग जूनियर हुए। उन्होंने भी ब्लैक्स की लिबरेशन के लिए, इसको बोलते हैं ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट, जिसको कई लोग कहते हैं ब्लैक पावर, वो उन्होंने फिर एक नई किस्म से मजबूती से एक आवाज उठाई। तो ब्लैक्स को फिर हम देखते हैं कि वोट देने के इनके और अधिकार है वो उनको मिलने लगे जी। इसके बाद और आगे हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लैक लिबरेशन के जो मूवमेंट है, चाहे वो डाइवर्सिटी का उन्होंने वहां पे कंसेप्ट चलाई हो कि ब्लैक्स को भी समाज के जो विभिन्न जो इलाके हैं, आर्ट, कल्चर, सिनेमा, इकोनॉमी, एजुकेशन, उन सब में सहभागिता मिलनी चाहिए। कोई उद्योग धंधे चलाना चाहते हैं तो सरकार उनको स्पेशल कुछ अपॉर्चुनिटीज दे, आर्थिक मदद दे। इसलिए वहां इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बना, समान अवसर वहां पे आयोग बनते हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी अमेरिकी लोकतंत्र की एक बहुत आंतरिक समावेशी लोकतंत्र बनाने में एक बड़ी पहचान है। हम देखते हैं कि एक जो बड़ा सपना जो इंडिया में भी है बहुत सारे दलितों का, कि कोई दलित प्रधानमंत्री भी बने। जैसे यहाँ राष्ट्रपति तक तो बन चुके हैं, लेकिन कोई दिन वो भी आए जब दलित कोई प्रधानमंत्री बने। या तो मैं तो कहूंगा कि बल्कि मैं तो यहाँ शेयर करना चाहूंगा छोटे स्तर पर कि इवन आर्ट्स कॉलेज में ही बहुत सारे दलित स्टूडेंट्स का इनका सपना था कि हमारा भी कोई प्रेसिडेंट बने। तो ये सपने हैं उन शोषित पीड़ित समुदाय के लोगों के कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो पदों पर हमारे लोग आए, और एक सपना उनका साकार हुआ जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने। उनसे बहुत उम्मीदें लोगों को जगी। मैंने देखा कि जब कैसे वो राष्ट्रपति बने तो लोगों के आंखों में आंसू थे, महिलाएं अंदर से खुशी व्यक्त कर रही, उनके आंसू झलक रहे थे उस हिसाब से। लेकिन इस सब के बावजूद भी, इन तमाम प्रयासों के इनके बावजूद भी 1865 से लेकर अब तक हम देखते हैं, उसके बावजूद भी जब हम 25 मई 2020 को ये जो जघन्य हत्या की घटना देखते हैं, वाकया देखते हैं, तो ऐसा लगता है शायद बहुत कुछ आगे हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पाना बाकी है। और जब पुलिस ही इस किस्म से बेरहमी से खुलेआम सड़क पर मार रही है तो वाकई में यह अमेरिकी लोकतंत्र को कलंकित कर देने वाली घटना है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। कुछ और आंकड़े मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा मोटे तौर पर कि एक स्टडी है मेरे पास में, बड़ी फेमस वहां एक शोध संस्थान है प्यू रिसर्च सेंटर, जिसके 2019 के आंकड़े मेरे पास है। मैंने जब स्टडी किया, इसके मुताबिक 84% ब्लैक्स और
63% नॉन ब्लैक यानी व्हाइट कह लीजिए, जी ये मानते हैं कि पुलिस अक्सर ब्लैक्स के साथ में भेदभाव करती है। 87% ब्लैक्स और 61% श्वेत अमेरिकी ये मानते हैं कि अमेरिकी जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है उसमें ब्लैक्स के साथ में समान व्यवहार नहीं नहीं होता किया है। जाता। यदि मैं आगे आऊं तो 65% ब्लैक खुद ये मानते हैं कि उनके साथ में रेस के कारण, नस्ल के कारण, उनके ब्लैक होने के कारण उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जी 49% ब्लैक ये मानते हैं कि रोजगार, वेतन और पदोन्नति में भी उनके साथ में भेदभाव होता है। 61% ब्लैक ये मानते हैं कि सार्वजनिक स्थल पर उनका उपहास किया जाता है, उन पर ऐसी टीका टिप्पणी, इशारों में भी उनके साथ में बर्ताव होते हैं। जी पुलिस के बारे में है कि करीब 44% ब्लैक ये मानते हैं पुलिस उनके रंग, उनके वर्ण, उनके को देख कलर कर को देख करके जो कार्रवाई उनको करती है। डाउट में उनको रोक लेती है, उनको जाते हुए को, जैसे यहाँ किसी को रोक ले। 43% ये ब्लैक्स मानते हैं कि उनकी सुरक्षा के प्रति उनको चौकन्ना रहना पड़ता है पुलिस को लेकर के। तो और 84% ब्लैक अभी भी ये मानते हैं कि अमेरिका में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ प्रयास किए गए हैं कानूनी इनकी तौर पर, लेकिन अभी भी जो गौर करने लायक बात है, जी जी 84% यानी 84% ब्लैक आज भी ये मानते हैं कि अभी भी अमेरिकी कानून और वहां के व्यवस्था, सरकार के संचालन में अभी भी बहुत नीतिगत तौर पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभी भी संशोधन की जरूरत है। जबकि 57% जो व्हाइट है वो ये मानते हैं कि नहीं, अब सब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी कोई खास कानूनी संशोधन की इनकी जरूरत नहीं है। देखने की बात है। ये एक दो बात और जो शेयर करना चाहूंगा, यदि आप एजुकेशन के ही आंकड़ों को देखें तो बैचलर डिग्री को ही हम एक मापन मानते हैं। तो व्हाइट लोग जहां जो एज ग्रुप होता है करीब 20-21 साल का से लेकर के 30 साल तक जो हायर एजुकेशन का, तो 35% जो व्हाइट लोग हैं वो बैचलर डिग्री हासिल किए होते हैं। वहीं ब्लैक है उनमें ये आंकड़ा 21% का है। यदि आप आर्थिक विषमता की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे जो टॉप 10% है सभी तबकों में, ब्लैक नॉन ब्लैक में, तो जहां व्हाइट की जो सालाना जो सैलरी है वो है $1,17,986, वहीं ब्लैक की जो सैलरी है वो है 80,502। यदि आप सबसे मध्यम वर्ग को भी लेते हैं तो व्हाइट की जो सैलरी $47,958 प्रति वर्ष है, वहीं ब्लैक की 31,082। एक जो लास्ट में आंकड़ों में आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही। मैं जब ये आंकड़े देख रहा था तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो न्याय कानून मंत्रालय हम कह सकते हैं, उसमें एक संस्था होती है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो क्राइम्स के बारे में, जैसे हमारे यहाँ एनसीआर भी होता है, उसके जो आंकड़े होते हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं कि एक सिंगल बायस यानी ब्लैक होने के नाते जो सिंगल बायस के जो केस थे 4,954 घटनाओं में करीब 47% जो घटना थी वो ब्लैक होने के नाते थी। यानी 2,325 जो घटना है, जो क्राइम हुए थे, कौन से क्राइम है, ये क्राइम को बोलते हैं हम हैट्रेड के, जो नफरत होती है उसकी, ब्लैक्स या महिला होने के नाते या एशियन होने के नाते इन घटनाओं में करीब 47% जो घटना है ब्लैक होने के नाते नफरत की घटना है। जैसे इंडिया में हम कह रहे हैं कोई दलित या मुस्लिम होने के नाते उनके साथ में हैट्रेड की घटना होती है। ये कुछ आंकड़े हैं जो मोटे तौर पर आज भी जो ब्लैक्स की जो स्थिति है उसको बयां करते हैं, जो आज भी बहुत ही विषमता मूलक है, भेदभावपूर्ण है, चिंताजनक है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है
जिसके पास में कानून की सुरक्षा का जो जिम्मा है, यदि पुलिस का ही नजरिया बहुत ही भयावह हो, आज भी बहुत भेदभावपूर्ण हो। आज ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि कैसे वहां पुलिस का अपना यूनियन है और उसमें व्हाइट लोगों का दबदबा है। जब भी ब्लैक्स के खिलाफ कोई जाति होती है, कानूनन सहायता के लिए कोई लोग जाते हैं, तो वो पुलिस यूनियन बना करके वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष तौर पर दबाव डालती है। लिहाजा इसका परिणाम ये होता है कि व्हाइट जो क्रिमिनल है, ऑफेंडर जो है, चाहे वो पुलिस वाले ही हो, वो अंततः बड़ी तादाद में बच करके निकल जाते हैं। ये वाकई में एक चिंताजनक स्थिति है। वहीं अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, जैसा कि जो भारत के बुद्धिजीवी हैं, जो समाज को देख रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आपके जैसे तमाम जो लिख रहे हैं, और उसमें भी दलित, वंचित, आदिवासी और खासतौर पर माइनॉरिटी, इस हमले को लेकर वो भारत के संदर्भ में भी देख रहे हैं कि भारत में हर दिन जॉर्ज फ्लॉयड जैसे तमाम दलितों को, आदिवासियों को और माइनॉरिटी के तबके के लोगों को उनकी जाति और धर्म देखकर मार दिया जा रहा है और पुलिस के द्वारा भी मिनिमम कार्रवाई की जा रही है। क्या आपको लगता है कि भारत में इस पूरी इस घटना को लेकर कुछ चेतना आई है, या कुछ यहाँ पर भी अब लोग सरकार से सवाल करने लगे हैं? जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि यहाँ पर भारत की सरकार, भारत जो अपने आप में बहुत बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पुरोधा कहता है कि मैं बहुत बड़ा लोकतंत्र हूं दुनिया का, लेकिन यहाँ से कोई पॉलिटिकली आवाज नहीं आई। यहाँ के हुक्मरानों की तरफ से कोई अमेरिका को नसीहत नहीं दी गई या उनके हुक्मरान से बात नहीं हुई। क्या लगता है आपको, दलित क्या सोच रहा है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? वाकई में एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। यदि हम अमेरिका इंडिया की एक तुलना करते हैं जी, अमेरिकी सिचुएशन और इंडियन सिचुएशन की, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा एकेडमिकली और एक सामान्य जानकारी के लिए, यदि हम ब्लैक्स की एक तुलना इंडिया में दलित कास्ट ऑपरेशन के जो शिकार है, सबसे बड़े जो शिकार दलित है, उनसे करते हैं जी, तो एक थोड़ा डिफरेंस तो हमको ये समझना होगा कि जहाँ ब्लैक, हाँ, वो एक रेस है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जी जी, रेसिज्म के शिकार है जी, वो रेस, वो बायोलॉजिकल एक फिनोमेना है, ठीक है, बायोलॉजिकल। लेकिन जब हम इंडिया में कास्ट को की पहचान करते हैं तो कास्ट रेशियल नहीं है, सोशल उस सेंस में ये सोशल है, ये इंस्टीट्यूशनल है। बहुत बढ़िया, सही कहा आपने। और इसको बनाए रखा है निहित स्वार्थों ने अपनी भौतिक समृद्धि के लिए। भौतिक इस भौतिक समृद्धि में तो कहूंगा भौतिक संसाधनों की जो लूट करने वाला जो तबका है इंडिया में, जो वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं भौतिक संसाधनों पर, वो कहीं ना कहीं इंडिया में, चाहे वो धर्म शास्त्रों के जरिए हो, चाहे वो शिक्षा के जरिए हो, चाहे वो और किस्म के जो मीडिया है उसके जरिए इंडिया में जो कास्ट ऑपरेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उसको बनाए रखना चाहता है। तो पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ ब्लैक के साथ में वहाँ की जो रेस है, जो एक बायोलॉजिकल है, वो है, जबकि इंडिया में कास्ट है वो सोशल और एक इंस्टीट्यूशनल एक एंटिटी है, एक पहचान है। बिल्कुल। जहां तक लेकिन दोनों के साथ में होने वाले भेदभाव, जुल्म और जाति की जब हम बात करते हैं, निश्चित तौर पर छोटा मोटा कहीं कोई आनुपातिक फर्क हो सकता है, लेकिन जो नजरिया है व्यवस्था के चलाने वालों का सिस्टम में, वो नजरिया कमोबेश एक जैसा है, लगभग एक जैसा है, लगभग एक जैसा है। बिल्कुल है। यदि हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं जी, जहाँ ब्लैक्स के आंकड़े मैंने आपके साथ में शेयर किया है, किस किस्म का भेदभाव आज भी है, समानता वहां पर है, शिक्षा के क्षेत्र में, इकोनॉमी में, और पुलिस प्रशासन का जो वहां पे रवैया है उसके जरिए, वैसा ही हम देखते हैं इंडिया में, जो हम वाकई में एक चिंता कह रहे हैं कि दलित ही नहीं बल्कि मुस्लिम के साथ में भी पिछले दिनों में हमने देखा कैसे मॉब लिंचिंग के जरिए खुद ही मॉब जस्टिस हो रहा है। इस खास सो कॉल्ड खास एक धर्म के लोग, सो कॉल्ड धर्म के लोग हैं, वो क्रिमिनल जो एलिमेंट्स है वो खुद अपने हाथ में कानून लेते हैं और मुस्लिम की बहुत बेरहमी से, बिना कोई ठीक से जांच पड़ताल किए हुए उनकी हत्या कर देते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं।
मॉब लिंचिंग सिर्फ मुस्लिम की नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं कि दलितों के दलितों साथ के साथ में होती हो रही है। है। लेकिन दलितों के साथ तो एक बात और है जो चिंताजनक है कि दलितों के साथ तो लगातार बिल्कुल हो रही है। आज भी सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बरकरार है। हाँ, एक बात जो मैं आपसे इस मौके पे शेयर करना जी चाहूंगा प्लीज। कि पिछले 70 साल जब से देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, पहले से निश्चित तौर पर चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चाहे राजनीति के क्षेत्र में कहें, चाहे नौकरियों के क्षेत्र में, रिप्रेजेंटेशन तो बड़ा है, रिप्रेजेंटेशन बड़ा है। एक मिडिल क्लास तबका भी दलितों के बीच में आया है। लेकिन सबसे बड़ा जो अब हिंसा और नफरत का बड़ा जो कारण है वो पुरानी छुआछूत वाला नहीं है। वो नफरत का कारण है कि दलित बराबरी की बात क्यों करते हैं, सवाल क्यों उठा रहे हैं? डिग्निटी का सवाल क्यों उठाते हैं? क्यों उठा रहा है सवाल? तो आज जो बड़ा सवाल है वो डेवलपमेंट ही नहीं, डिग्निटी का भी सवाल है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। बिल्कुल। जीवन जीने का अधिकार तो आज पशुओं को भी है। पशुओं के भी अधिकार है, एनिमल राइट्स है, लेकिन विद डिग्निटी है, वो ह्यूमन लाइफ की जरूरी है। और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, इसी पे सबसे बड़ा हमला है आज दलितों के साथ। दलित बोलता क्यों है? दलित बराबरी की बात क्यों करता है? आप बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो कहा है कि टुडे वी नीड टू हैव ए डेवलपमेंट विद डिग्निटी, विकास ऐसा जो गरिमा में होना चाहिए। मैं रमेश जी इसी पर एक सवाल मेरा, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, लेकिन उससे पहले कि जैसा कि अमेरिका में जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई बड़े निर्मम तरीके से, पूरी दुनिया अब आंदोलन कर रही है, ब्लैक्स के साथ वाइट आ गए हैं, और वहीं कॉर्पोरेट्स के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो लोग पूरा आंदोलन कर रहे हैं, और खासतौर पे जो वाइट हैं वो माफी मांग रहे हैं ब्लैक से। सांकेतिक तौर पर कई जगह तस्वीरें सामने आ रही हैं, और कई जगह तस्वीरें ये भी आ रही हैं कि वहां के जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो अब ब्लैक से माफी मांग रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत में लगातार हजारों सालों से दलितों को बहुत दमन किया गया है, हर दिन मारा जा रहा है, जैसे कि आपने कहा कि व्यवस्था के तौर पर भी उन पर हमले हो रहे हैं? यहाँ का जो अपर कम्युनिटी है तथाकथित, जो अपने आप को राष्ट्रवादी बनता है या समझ रहा है, ये जो वर्ण व्यवस्था के अंदर अपने आप को जो उच्च समझ रहा है, उनके अंदर इस तरह की आत्मग्लानि, माफी की जो भावना है, कब आएगी? क्या वो इस पूरे ब्लैक्स के जो पूरा जो माहौल बन रहा है दुनिया में, उसको लेकर कुछ चेतना आएगी, या दलितों के लिए वो सोचेगा कि हाँ, हमने जो इतने बड़े अपराध किए, दमन किया, हम भी अब दलितों से माफी मांगने के लिए हम शुरुआत करते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में भी यहाँ का जो फिल्म स्टार है, स्पोर्ट्स पर्सन है, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, वो दलितों के दर्द को समझकर सरकार से सवाल उठाएंगे? जी सर। बहुत ही एक वाजिब सवाल है ये। देखिए, जो मेरी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जहां दलित ऑपरेशन का सवाल है जी, इंडिया में ऐसा नहीं है कि यहाँ नॉन दलित चेतना संपन्न जागरूक लोग हैं तो इस देश के संविधान समानता समता को मानते हैं, उनकी एक तादाद है इंडिया में जी। हाँ, और इसीलिए जब हम देखते हैं कि हैदराबाद से रोहित वेमुला की घटना के बाद में देखते हैं लगातार जेएनयू में आया, तो जेएनयू में तो सभी सिर्फ और सिर्फ दलित स्टूडेंट ही नहीं बोले रोहित वेमुला की जी जी जी, दलित ऑपरेशन की घटनाओं पे सिर्फ और सिर्फ कोई दलित ही नहीं बोले, तमाम वो जागरूक लोग, वो संगठन लोग जो अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से प्रभावित है, जो वामपंथी आइडियोलॉजी से प्रभावित है, वो जो लोग इस देश के संविधान, हम तो कहें कि इवन समाजवादी जो विचार के लोग हैं, चाहे वो लोहिया वाले हो या दूसरे गांधीवादी लोग हो, वो आए हैं, बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन जहां सेलिब्रिटीज की बात है इंडिया में, हमको एक डिफरेंस करना चाहिए। इंडिया में सेलिब्रिटीज का एक गढ़ है बड़ा, वो है मुंबई। और मुंबई में जो फिल्म मेकर है, जो सेलिब्रिटीज में सबसे ज्यादा टॉप में हम मानते हैं, जिनकी एक अपील सी होती है, तो उनकी समस्या क्या है कि वो जब खुद ही कोई समाज उपयोगी एक बदलाव का संदेश देने वाली फिल्म बनाते हैं,
तो कई बार उनको फिल्म मेकिंग में ही वहां पे परेशानी आती है। हाँ। कुछ ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट्स है दबाव वो जो आता है। हाईजैक करते हैं, दबाव बनाते हैं, जिनको इस किस्म के आइडियाज, इस किस्म की आइडियोलॉजी, इस किस्म का एजेंडा उनको पसंद नहीं है। फिर भी हम ये चाहेंगे कि लोग आते हैं। अब देखिए, सत्यमेव जयते आमिर खान ने बनाया, जी कैसे वहां पे अनटचेबिलिटी की इनके मुद्दे को उन्होंने बहुत प्रखरता से उसके जरिए उठाया। मैं कहूंगा ये वही तो आवाज है जो लेकिन दलितों के- क्या आप सोच सकते हैं कि असत्य में जयते जैसे कार्यक्रम जो सवाल उठा रहे थे व्यवस्था पर, आज के मौजूदा दौर में इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की आवाज, और उस समय जो सेलिब्रिटी जो बाहर आ रहे थे, कुछ सांकेतिक तौर पर आवाज आ रही थी, क्या अब वो प्रेशर वो नहीं है? क्या सरकार का जो एक अपने आप में जो दमन की जो नीति है, और खासतौर पे एक विचारधारा को लेकर सरकार चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही फरमाया। और देखिए, इतने बेहतरीन जो सवाल करने के, इतने समाज उपयोगी सामयिक सवाल करने के लिए मैं इस मौके पर फिर डेमोक्रेटिक भारत चैनल है, इसका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये जो आप सवाल कर रहे हैं, जिस संख्या में लोगों को आना चाहिए आज की हालातों में खासतौर पर वो शायद नहीं आ पा रहे। उसकी बड़ी वजह है, देखिए ये हालत कोई इंडिया में ही नहीं है, पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया में ढेर सारे देशों में, इवन अमेरिका में भी, जहां राइट विंग जो पॉलिटिक्स है, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में दक्षिणपंथी जो राजनीति है, जो अमीर परस्त होती है, जो उच्च वर्गीय मानसिकता की होती है, यानी समाज में जो भी उच्च माना जाता है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो जाति से हो, चाहे वो कलर से हो, चाहे वो जेंडर से हो, तो राइट विंग पॉलिटिक्स वह होती है जो समाज में जो ट्रेडिशनल तौर पे जो उच्च है उसको यथास्थितिवादी मोड में रखना चाहती है। इतना ही नहीं है, बल्कि जो कुछ भी अब तक अच्छा हो रहा था नीतिगत तौर पर, कल्याणकारी हो रहा था, गरीब के हित में हो रहा था, उसमें भी वो कटौती करती है, उसको भी वो नाजायज मानती है। जैसे आज इंडिया में रिजर्वेशन के खिलाफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर आवाज को मजबूत बनाया जा रहा है एक ऐसी पॉलिटिक्स के इनके जरिए। ये भी तो एक हमला है। हाँ, बिल्कुल, ये भी तो दलितों पे हमला है। उनको पता है कि इस रिजर्वेशन की बदौलत ही बड़ी तादाद में मिडिल क्लास में दलित तबका पैदा हुआ है। यही वो तबका है जो सवाल उठा दलित अस्मिता के लिए लड़ रहा है, जो सड़कों पर आ चुका है। अब वो सड़कों पर आ चुका है, आज सड़कों पर है। नीला झंडा आप देखिए, पहले लाल झंडा तो था ही, अब वो नीला झंडा भी सड़कों पर है इसके सामने। ये हमें उम्मीद देता है कि लोग अब खुद की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। लेकिन असल जो बात हमको समझनी चाहिए कि जो ये राइट विंग पॉलिटिक्स है, ये पूरी दुनिया में, चाहे वो लोक कल्याणकारी राज्य हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर जो वंचित तबकों के हित में चलाई जाने वाली नीतियां हो, या उनके जो अस्मिता के आंदोलन हो, उनकी गरिमा के जो आंदोलन हो, उनको कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कमजोर कर रही है वो राजनीति, वो विचारधारा। जैसे इंडिया में भी मौजूदा दौर में हो रहे हैं। आप देखते हैं कि लेखकों को, साहित्यकारों को, कलाकारों को आजकल मार दिया जा रहा है। आप वो छोड़ दीजिए, मीडिया के ही करीब सैकड़ों लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट आप यदि जानना चाहते हैं। और ये राजनीति तो ऐसी हो गई कि जो सच बोलने वाला जो मीडिया है, मीडिया कर्मी, उनको बड़े अच्छे लेखक, नामी जर्नलिस्ट है, उनको निकाल दिया गया। आज वो बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए उस हिसाब से। तो ये बड़ा हमला है, वैचारिक हमला है। इस हमले का एक बड़ा शिकार है वो आज भी दलित तबका है। और आगे यदि ऐसा कंटिन्यू करती है ऐसी राजनीति, ऐसी विचारधारा पे हमला और ज्यादा तेज हो जाएगा। इसके खिलाफ हमें जागरूक और एकजुट होने की जरूरत है। अंत में मैं संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारत के संदर्भ में क्या सॉल्यूशन है, क्या समाधान है? क्या इसका कोई समाधान इन आने वाले दिनों में है, या हम इसके बारे में अभी और विचार करेंगे, या दुनिया बदलेगी, स्वतः बदलेगी? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, सॉल्यूशन के बारे में तो यह है कि हर समस्या अपना सॉल्यूशन लेकर के आती है।
जी आपको प्रॉपरली एक डॉक्टर की भांति उसको डायग्नोस करना है। जी 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 समस्या की जड़ें है कहाँ, जी उसकी मूल जड़ों तक यदि हम नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर टहनियों पे हम डंडे मारते रहेंगे, इधर उधर छेड़छाड़ करते रहेंगे, तो उससे कोई मौलिक समाधान नहीं होगा, जी। जड़ से उसका समाधान नहीं होगा। आप चाहे वो रेस का सवाल हो, चाहे इंडिया में कास्ट का सवाल हो, या अभी जो ये अभी हो रहे हैं धर्म के नाम पे माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम्स के साथ में जो हिंसा और नफरत की घटनाएं हो रही है, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं हर देश के डेवलपमेंट मॉडल में होती है। वो कैसा देश, कैसा समाज, कैसा विकास का रास्ता चाहता है। कैसा विकास मैं आपसे कहूंगा कि आप रेस को ही यदि हम थोड़ा सा देखें, आखिरकार इन ब्लैक्स की जरूरत क्यों पड़ी इनको गुलाम बनाने की? ये सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ लोग पागल लोग थे जिन्होंने सोचा कि इनको गुलाम बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। उनको गुलाम बना करके, एक ह्यूमन बीइंग को गुलाम बना करके उनसे सस्ता श्रम करवाना, फोकट में श्रम करवाना और मुनाफा कमाना उनके लिए आसान। जैसे इंडिया में भी लोगों को मानसिक तौर पर धर्मशास्त्रों के जरिए मानसिक गुलाम शिक्षा ऐसी दीजिए कि मानसिक गुलाम बना करके, ऐसे ही इंडिया में न केवल जाति बल्कि जेंडर के इनके आधार पर भी जो विषमता कायम रखी गई है मनुवाद के तहत, मनुस्मृति के तौर, धर्म ग्रंथों के तौर पर, उसका बड़ा मकसद था, एक ही है, वो है इस देश के इतने संपन्न साधनों पर एकाधिकार, जो भौतिक जो साधन है उन पे एकाधिकार, उन पे वर्चस्व बनाए रखने का एक बड़ा साधन रहा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट ऑपरेशन। मानसिक तौर पर आपको गुलाम बनाए रखा, ये कह करके कि आज जो आपकी जो जिंदगी है, जो बदहाल जिंदगी है, इसकी वजह आपके पूर्व जन्म के कर्म है। मैं ये कहना चाहूंगा इस मौके पर कि यदि हम, ये टॉपिक और बड़ा गहन टॉपिक है, इस सब का, चाहे वो कास्ट ऑपरेशन हो, चाहे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन हो, चाहे आप रिलीजन के नाम पर माइनॉरिटीज के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो, ये उस पॉलिटिक्स का, उस विचारधारा का एक बहुत बड़ा नजरिया है जो एक तरफ आर्थिक और सामाजिक शोषण को कायम रखना चाहती है, वही आम जो जन है उसको डिवाइड रखना चाहती है, ताकि सब एकजुट होकर के इस जो शोषण मूलक जो व्यवस्था है, जिसको हम मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा वर्चस्व जिसका है वो पूंजीवादी राजनीति का है, पूंजीवादी अर्थनीति का है, उसको कायम रखना है। तो एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स को कायम जारी रखना है। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स जनता में जब तक नफरत नहीं फैलाओगे आप, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, तब तक वो जारी नहीं रह सकती। वही हम आज अमेरिका में देख रहे हैं। तभी वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जहां लूट करोगे तो शूट हो जाओगे, और वैसे भी वो बहुत एक किस्म का सनकी मैन हो चुका है। इंडिया में भी कुछ ऐसे ही हालात है, दलितों के इनके साथ में भी। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आप वाकई में, चाहे वो रेशियल ऑपरेशन हो, चाहे वो कास्ट ऑपरेशन हो, इवन चाहे आप वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सवाल हो, आप इनको मौलिक तौर पर इसका समाधान चाहते हैं, तो इसकी जो जड़ें हैं एक सामंती पूंजीवादी हमारी व्यवस्था में, राजनीति में, अर्थनीति में, उससे हमको सबको मिल करके लड़ना होगा। और ये जो सबक है, ये लड़ाई कैसे लड़ेगा, कौन लड़ेगा, ये बात सही है कि जो सबसे ज्यादा खुद पीड़ा भोग रहे हैं, भुगत भोगी है, जो स्वयं अनुभूति वाले लोग हैं, उनको तो जागरूक होके आना ही होगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, जो दूसरे जो लोग आपके साथ में खड़ा होना चाहते हैं, जो सच्चे मन के हैं, जो प्रोग्रेसिव है, डेमोक्रेटिक है, जो बदलाव चाहते हैं, समता मूलक समाज चाहते हैं, संविधान को मानते हैं, उन सब की एकजुटता होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ द पीपल फॉर ए बेटर इंडिया एंड इगैलिटेरियन इंडिया, एक समता मूलक समाज के लिए। तो हमें ये संकीर्णता भी छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी कि दलितों की लड़ाई सिर्फ दलित ही लड़ेंगे, नहीं, दलित तो लड़ेंगे ही, दलितों को तो आगे आना ही होगा, उनके साथ में कोई दूसरा करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग भी एक अच्छी नीयत के लोग हैं, जो वाकई में समता मूलक समाज चाहते हैं,
आप उनका उनका भी भी साथ देना स्वागत पड़ेगा। करेंगे, उनको भी। और जो ओवरऑल पूरी व्यवस्था, चाहे वो पूंजीवादी विषमता हो, चाहे वो सामाजिक भेदभाव जी। या उत्पीड़न हो, उन सब के खिलाफ मिल करके हमको एक साझा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तभी और ये इसका- साझा लड़ाई इसलिए भी कि इंडिया में शोषण, भेदभाव, उत्पीड़न के दो स्तर है, एक आर्थिक है और दूसरा सामाजिक है। और सामाजिक के भी मैं कई बार शेयर करता हूँ, वो है जाति और जेंडर के आधार पर। जाति तो हम- कहते हैं हाँ। कि कभी जाति नहीं है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसको जाना चाहिए। और जाति भी है, ऐसा भी नहीं है। हाँ। ये तो हम बहुत सरल भाषा में बोलते हैं। हाँ। जाति जा रही है, तभी तो ये हिंसा है। हाँ, जा रही है, लेकिन हाँ, जब कई जो कोई संकीर्ण लूज- लोग हैं, जो हाँ। मानसिक तौर पर जो जिसका कोई कट्टर लोग हैं, जी, जिसका जब वर्चस्व चुनौती में आता है, तभी वो हमले हो रहे हिंसा हैं, करता तभी है। हमले हो रहे हैं, यानी जाति कमजोर हो रही है, तभी तो हमले वो हो जो रहे हैं। जाति को बनाए रखना चाहते वो हैं, हमला कर रहा है। जाति के जरिए वहां जो मेहनतकश तबके के संसाधनों पर अपना मालिकाना हक चाहते हैं, वो बौखलाए हुए लोग हैं। इसलिए ये उत्पीड़न है, इसलिए ये हिंसा है। लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। आप देखिए कि दुनिया में बदलाव कभी भी पूर्णतः शांतिपूर्ण नहीं हुआ। पीड़ित जन ने शांति के रास्ते को सबसे प्रमुखता दी है, लेकिन ये भी इतिहास का सबक है कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है, जैसे आप हक मांगोगे जिसका वर्चस्व है, वो जो दबंग है, जो ये मानता है व्यवस्था के जरिए दबंग को दंडवत करे व्यवस्था चलाने वाले, और दलित को और पीड़ित को दंडित करे, जब उनकी कुर्सी हिलती है तो वो हिंसा करते हैं। लेकिन ऐसी जो हिंसा है, हम कोई दिल से नहीं चाहते। ये हिंसा का हमको मानसिक और वैचारिक तौर पर स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये हिंसा इस देश के शोषित पीड़ित जन को, जैसा अमेरिका में ब्लैक्स को है, वो सड़कों पर आने के लिए प्रेरित करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रमेश बेरवा जी ने अपनी बात जो रखी, और पूरी दुनिया में जो ब्लैक्स के संदर्भ में भारत में जो हालात हैं उसके बारे में भी बात कही, और अपने जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो ब्लैक्स के साथ में उसके पूरे आंकड़े सामने रखे। हम चाहेंगे कि अगली बार जब मैं रमेश जी के पास आऊं तो भारत में जो दलितों के साथ जो अंतर्विरोध है सिस्टम में, सामाजिक व्यवस्था के अंदर, जो यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर है, यहाँ पर जो अर्थतंत्र के अंदर दलितों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी हमारे सामने आंकड़े सामने आए, तब हम दुनिया को बता सकेंगे कि भारत में दलितों की स्थिति कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो स्थिति हुई, जो उसको निर्मम तरीके से मार दिया गया, उस मुद्दों को लेकर आज पूरी दुनिया आज एकजुट और एक सवाल उठा रही है। हम चाहेंगे कि भारत भी एक इस तरह के सवाल उठाए। तो हम चाहेंगे कि डेमोक्रेटिक भारत को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपका एक एक कमेंट्स हमें कॉन्फिडेंस देता है इस तरह के जन सरोकार के मुद्दों को उठाने के लिए। और अंत में मैं फिर कहूंगा कि आप डेमोक्रेटिक भारत को और बेहतर चैनल बनाने के लिए, और विस्तार से एक बड़ा चैनल और जो आपके मुद्दों को उठाए, उसके लिए आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो दीजिए महेश वर्मा को इजाजत। शुक्रिया। आवाज कुछ कह रहे